अगर मैं इस रस्सी को बहुत जल्दी से खींच दूँ कुछ ऐसे, तो ये वाली टूटेगी। लेकिन अगर मैं इसी रस्सी को बहुत आराम से खींचता हूँ तो ये ऊपर वाली टूटेगी। मेरे जीवन में दो ही भगवान हैं, एक ये मेरे बड़े भाई हैं और एक ये वॉल्टर लुईन जी हैं। तो पता है टेबल पे टीचर हथौड़ा लेके बैठा है। तो मैंने कहा बच्चों देखो ऐसे करके हम हाइड्रोजन बॉम्ब बना सकते हैं। तो सब बच्चों ने देखा, अरे वाह ये वाह। अब मुझे क्या पता था कि घर पे कोई ट्राई कर लेगा, तो एक बच्चे ने छोटी सी बॉटल के अंदर अपनी बालकनी में ही ट्राई कर लिया। 1 घंटे की कंप्लीट वीडियो जाती है, फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पे हम लोग, कोई पैसा चार्ज नहीं करते। लेकिन जो बच्चा बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का शाय है, वो बहुत शर्माता है, वो नहीं पूछ पाता, तो हम उसको बोलते हैं भाई क्लास के बाद पूछ लियो। तेरे को लग रहा है ऐसा कि नहीं मेरे को शर्म आ रही, तो क्लास के बाद पूछ ले। तो क्लास के बाद भी नहीं पूछा जा रहा, घर जाके व्हाट्सएप कर दियो। लेकिन डाउट का अपने मन में मत रखना। पता है आज हम एक ऐसे क्लास में हैं जिस क्लास के बारे में मुझे लगता है अमूमन बच्चे जानते होंगे, बड़े लोग भी जानते होंगे। एक ऐसा क्लास है जिसमें हमेशा एक्सपेरिमेंट होता रहता है। मतलब टेबल के ऊपर ग्लास रखी होगी और नीचे की चादर खींच दी जाएगी, ग्लास वैसे ही रह जाएगा। ऐसे अनोखे तरीके से एक सर पढ़ाते हैं। अब मैं इतना बता दी तो मुझे पता चल गया होगा कि आप उनके बारे में जान गए। हम उनकी क्लास में हैं और आज सर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अभी इसको क्या बोलते हैं, दरवाज़ा बोलते हैं, दरवाजे का ये है। इस पर अभी कुछ तो करके गए हैं और अभी उस पर तैयारी हो रही है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है, कुछ नया बच्चों को सिखाने की तैयारी हो रही है। तो बिहाइंड कैमरा कैसे सर तैयारी करते हैं बच्चों को तैयार करने का, सिखाने का, हम वही कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। चलते हैं देखते हैं आज क्या होगा। सब पता है टेबल पे टीचर हथौड़ा लेके बैठा है। सर आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट होगा, कुछ नया सिखाएंगे? एक्चुअली आज एक इम्पल्स का कंसेप्ट होना है क्लास के अंदर, तो उसके लिए जगह ढूंढ रहा था मैं, कहाँ कील ठोक के कहाँ पे। वो एक टेंशन का कंसेप्ट होता है 11th का, तो उसके लिए कील ठोक रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है वो कील ढंग से ठुकी नहीं है अभी। टेढ़ी हो गई। हाँ ये नहीं, टेढ़ी तो करनी थी वो, लेकिन पूरी अंदर नहीं गई। ये ना मैं क्लास में कंसेप्ट समझा रहा हूँ टेंशन का और वो ग्रेविटेशनल का बन जाए, मतलब गिरी ना जाए वो कील। तो मैंने अभी इसको बोला एक नई कील लेके आ भाई, पूरी ठोकेंगे। वो ढंग से हुआ नहीं वैसे एक्चुअली। मतलब क्या मतलब समझाएंगे क्या, ये बताइए। अच्छा, एक कंसेप्ट होता है, अगर मैं एक रस्सी को एक लकड़ी के टुकड़े के साथ बांधता हूँ और नीचे एक और रस्सी बांधता हूँ, तो ऊपर वाली रस्सी पे खिंचाव ज़्यादा होगा। और अगर मैं रस्सी को आराम से खींचूंगा तो ऊपर वाली रस्सी टूटेगी, लेकिन अगर मैं नीचे वाली टूटेगी। लेकिन अगर मैं जल्दी से खींचूंगा तो नीचे वाली टूटेगी। तो इम्पल्स यही समझाते हैं कि अगर आप फोर्स को कम समय के लिए लगाते हो तो जो टेंशन है वो उसको ओवरकम कर देता है। तो दो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अगर मैं अभी आपको करके दिखाऊं तो बहुत आसान तरीके से बच्चा बिना कोई ज़्यादा, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक लकड़ी का बक्सा है, वो लकड़ी के बक्से को दिखाना भाई, वो लकड़ी का बक्सा है, वो भी ऐसे ही घर पे पड़ा हुआ था कोई, और जिससे पतंग उड़ाते वो वाला धागा है, और उसकी मदद से बहुत आराम से एक बच्चा कंसेप्ट सीख सकता है। ये है, ये लकड़ियों के बक्सा था। इधर हम एक रस्सी बांध देंगे, इधर एक रस्सी बांध देंगे, धागा बांध देंगे जो पतंग उड़ाने वाला, और फिर उसको खींच देंगे। इससे बच्चा टेंशन का कंसेप्ट सीख जाता है और शायद जीवन में कभी भूलता भी नहीं है। एक वीडियो मैंने देखा था, शॉर्ट वीडियो था, मतलब ऐसे मेज था, उस पर ग्लास रखा हुआ था और ऐसे चादर खींच रहे थे। ग्लास का 2-3 ग्लास सजे हुए थे और वो ग्लास नहीं गिरा और चादर खिंचा गई। वो कौन सा साइंस है? वो न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो वो रुकी हुई रहेगी जब तक उसके ऊपर हम फोर्स नहीं लगाएंगे। तो हमने चादर पे यानी चुन्नी पे तो फोर्स लगा दी, लेकिन वो ग्लास पे तो हमने फोर्स नहीं लगाई, तो वो ग्लास रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेंगे। न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और इसको हम हर साल अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन इस साल सोचा थोड़ा सा और इसको लेवल अप करते हैं। वैसे एक ग्लास के साथ तो हम लोग पिछले साल भी कर चुके थे, लेकिन इस साल सोचा 3-4 ग्लास के साथ करेंगे तो और रोमांच आएगा वीडियो में। तो न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ है बेसिकली वो। एक ग्लास गोल घुमाने को कुछ ऐसे पानी, ऐसे ग्लास घुमाते थे और पानी नहीं गिर रहा था। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। उसमें भी यही है कि जब हम कोई चीज़, बचपन में बच्चे मुझे बताते हैं कि वो, अब जैसे इसके अंदर ये पानी पड़ा हुआ है, अभी यहीं से बॉटल उठा के हम समझ सकते हैं अब यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, इसका मैं ढक्कन हटा दूँ, अब मैं इस बॉटल को उल्टा कर दूंगा तो पानी नीचे गिर जाएगा। अब मैं बॉटल को उल्टा कर दूंगा तो पानी नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं ढक्कन हटा के इसको ऐसे, बचपन में हमने बच्चों ने सबने स्कूल में किया हुआ है कि इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, इसको घुमा दिया, ये नीचे नहीं गिरेगा। तो बचपन में हम लोग दूध लेने जाया करते थे, तो दूध के लोटे में दूध होता था, ढक्कन हटा के उसको रास्ते में से घुमाते हुए लाते थे। कभी गिर गया और मम्मी बहुत पीटी है। नहीं गिरा कभी, क्योंकि साइंस पे यकीन था तब भी और आज भी, कभी गिरा नहीं। क्लास में हम करते हैं, बच्चों से कभी कभार गिर जाता है और वो भी एक अलग मज़ा है
क्योंकि अब जब वो घुमा रहे हैं तब तो नहीं गिरता है, लेकिन रोकते वक्त कभी कभार गिर जाता है, उसका अपना मज़ा है। लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो कहती है कि हर चीज़ हमेशा सेंटर से दूर भागेगी। तो एक कंसेप्ट है वो भी साइंस का। आज जो बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या बचपन में भी इतने समझदार थे कि मतलब चीज़ें इतनी अच्छी से, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहता था? क्योंकि हमेशा जो बच्चे सीख रहे होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता एक बार में सीख जाते हैं, कई बार बार पूछने की वजह से टीचर इरिटेट हो रहा हो। कैसा था आपका बचपन? पढ़ाकू टाइप के एकदम ईमानदार चश्मा वश्मा वाले बच्चे थे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हर तरीके के मतलब कि बहुत ज़्यादा पढ़ाकू भी नहीं था। हर चीज़ की है जीवन में कि सिर्फ किताबी कीड़ा भी नहीं बना। हाँ, लेकिन जब मैं 11th-12th में आया तो मैंने समझा कि कंसेप्ट जो है फिज़िक्स के वो बहुत डिटेल में समझे जा सकते हैं। हम लोगों किताब में अब ये एक टेंशन का एक कंसेप्ट किताबों में सिर्फ ऐसे समझा देते हैं कि कम समय के लिए लगाई गई फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स, लेकिन वो बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल। अब आप किसी बच्चे से ना मोमेंटम के बारे में बात कर लो, आप पूछ लो कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। हर कोई बच्चा ये बोलेगा मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। किसी बहुत कम बच्चों को एक्चुअली पता है कि मोमेंटम का एक्चुअल मतलब पावर ऑफ मोशन है, कि जब कोई चीज़ चल रही है और जाके वो दीवार पर टकराएगी तो कितना इम्पैक्ट पैदा करेगी, इसको हम मोमेंटम बोलते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने न्यूमेरिकल्स करने के लिए, एंट्रेंस के एग्जाम के लिए बस एक ही चीज़ रट्टा मार लिया कि मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूला रट्टा मार लिया, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लिए, पेपर क्रैक कर लिए, लेकिन कंसेप्ट तो बेसिक है नहीं ना। उनको तो पता ही नहीं एक्चुअली मोमेंटम का मतलब क्या होता है। लेकिन जब हम क्लास में एक बड़ी बॉल और एक छोटी बॉल के साथ उनको आपस में टकराते हैं, उनका कोलिजन करवाते हैं, तब जाके ये दिखता है कि एक्चुअली जो जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है आफ्टर कोलिजन। और फिर वो नहीं, मुझे बच्चे भी मैसेज करते हैं, कॉलेज में पहुंच चुके हैं और वो कहते हैं कि हमसे जब कोई हमारे टीचर लेक्चरर पूछते हैं इस कंसेप्ट के बारे में और जब हम उन्हें ऐसी बेसिक बातें बताते हैं तो वो समझते हैं कि यार हाँ, इनके बेसिक्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये चीज़ें हैं। मतलब मैं ये साइंस को ना एक बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर सब्जेक्ट बना दिया है। बच्चे सिर्फ न्यूमेरिकली करे जा रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है मार्क्स स्कोर करने के लिए। लेकिन मैं मानता हूँ जब तक कंसेप्ट से हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे हम न्यूमेरिकल भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप 10 न्यूमेरिकल रट्टा मार के कर लोगे, स्कूल में 11वां आ गया, भाषा चेंज कर दी, बदल दी, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है। तो आपके टीचर आपको ऐसे समझाए थे, ऐसे बॉटल घुमा के कुछ नया करके? मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ अंदर। मैं आपको एक अंदर आपको कैसे पता चला ये एक्सपेरिमेंट? हाँ, मैं उसी के बारे में आपको कहानी बताता हूँ छोटी सी। ये जो है, अब आप यहाँ देखिएगा तो हमारे यहाँ पे एक्चुअली मैं भगवान पे ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ। मेरे जीवन में 2 ही भगवान हैं, एक ये मेरे बड़े भाई हैं और एक ये वॉल्टर लुईन जी हैं। भी दिखाइए। तो इन्होंने बहुत ज्ञान दिया, इन दोनों ने मुझे, इन्होंने मुझे जीवन का ज्ञान दिया है। और इन्होंने मुझे, वॉल्टर लुईन है ये MIT के प्रोफेसर रहे लंदन में, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो एक दिन मैं अपने कॉलेज में था और स्कूल पार कर चुके थे हम लोग, मैं फिज़िक्स ऑनर्स का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं अपने कॉलेज में था तो मैंने इनकी एक वीडियो यूट्यूब पे देखी और ये एक कंसेप्ट समझा रहे थे फिज़िक्स का, कंसेप्ट ऑफ पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो मैंने जब वो कंसेप्ट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार काश हमारे स्कूल में टीचर्स ने ऐसे पढ़ाया होता हमें, बट ऐसा कभी पढ़ाया ही नहीं गया। फिर मुझे लगा कि यार हमें भी, क्योंकि तब मैं पढ़ाना शुरू हो चुका था, उशांग से पढ़ाना शुरू हो चुके थे, हमारी OSR अकेडमी बन गई थी। तब मुझे लगा कि यार अगर हम बच्चों को ऐसे समझाएंगे कोई कंसेप्ट तो शायद वो भूलेगा नहीं। और तब से बस इसी फील्ड में हम लोग कुछ ना कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा साइंस के कंसेप्ट को समझे। तो ये इनकी देन है। अभी भी मैं जब वीडियोस डालता हूँ यूट्यूब पे और कोई उन वीडियोस को दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करता है तो लोग वहाँ पे जाके कमेंट करते हैं कि ये लोग आशु सर की कॉपी कर रहे हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे मत बोलें, ऐसे तो मैंने भी इनकी क्या की है कॉपी, और इन्होंने भी किसी ना किसी की होगी, इन्होंने न्यूटन जी की होगी। तो ये साइंस तो सबकी है, आपकी है, मेरी है, सबकी है। तो कोई कॉपी करना नहीं होता, ये तो इंस्पिरेशन लेना होता है। अगर हम इनसे कुछ सीख के आगे लोगों को सिखा रहे हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब मैं देख रहा हूँ बहुत रेवोल्यूशन आ रहा है, बच्चे मुझे बहुत मैसेज करते हैं कि हमारे ट्यूशन वाले भैया आपकी वीडियोस देख के उन कंसेप्ट को रिपीट करके क्लास में पढ़ाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे तो सीख ही रहे हैं कुछ ना कुछ, टीचर्स भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं उससे, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। ट्रेंड बदल रहा है। पहले हम मतलब किताबों में जो लिखा होता था, टीचर आते थे उसको पढ़ते थे और आसान भाषा में पढ़ा के समझा दिया, बस कुछ नया नहीं करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है। और साइंस मेरे हिसाब से जब तक हम आसपास नहीं देखेंगे तब तक शायद साइंस नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो SST क्यों नहीं है, चाहे वो इंग्लिश क्यों नहीं है, अगर आप ढंग से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास वोकैबुलरी देखनी पड़ेगी। फायर एक्सटिंग्विशर पे मैम ऐसे इतने सारे शब्द लिखे होंगे जिनकी प्रॉपर हिंदी हमें नहीं पता होगी, तो इंग्लिश वहाँ पे भी छुपी हुई है।
कई लोग कहते हैं कि सिर्फ साइंस को ऐसे पढ़ सकते हैं, तू तो साइंस पढ़ाता है, तू तो बहुत लकी है, तू तो फन कर सकता है क्लास में, बट ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट को हंसी मजाक के साथ इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा सकता है, बस आपको वो ढूंढना पड़ेगा अपने आसपास। वो बच्चे कभी कहते हैं कि हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से मतलब इतनी आसान भाषा में समझाया जाता है। हाँ, जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी तो मुझे व्यूज़ की उतनी खुशी नहीं थी आने की जितने कमेंट्स आए थे, क्योंकि मैं ये देखा था कि वीडियो पे व्यूज़ तो आ ही जाते हैं, कोई भी वीडियो, एक आध वीडियो वायरल हो जाती है, चाहे उसमें आपने कुछ अच्छा ना भी किया हुआ हो। लेकिन जब मैंने हमारे पास कमेंट्स पढ़े कि सब बच्चों के एक कमेंट्स थे कि काश हमें ऐसे हमारे टीचर्स ने पढ़ाया होता, हमारे टाइम पे आप हमें मिल गए होते, तो वो सब देख के मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये तो अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, तो और वीडियोस हमें बनानी चाहिए। और फिर हम और वीडियोस बनाने लग गए। वो प्यार इतनी जल्दी 6-7 महीने 8 महीने में 4 मिलियन तक पहुँच जाएगा, कभी सोचा ही नहीं था। अभी जब हम ऑफिस की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा सिल्वर बटन और गोल्डन बटन सामने अगल बगल में लगा हुआ है, तो ये प्यार है उसका, एक अवार्ड आपको मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो हमने नए चैनल खोले हैं, लर्न एंड फन। साइंस एंड फन पे मैं कुछ भी कम्प्लीटली नहीं पढ़ाता हूँ, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पे कुछ भी हाँ शॉर्ट भी हैं, कंप्लीट वीडियो भी, लेकिन कुछ कंसेप्ट पूरा नहीं। आप भी देख सकते हो, कैमरे वाले भैया भी देख सकते हैं, उनकी वाइफ भी देख सकते हैं, उनके बच्चे भी देख सकते हैं, उनके दादा दादी भी देख सकते हैं। वो हंसी मजाक वाले कंसेप्ट हैं। लेकिन हमारा एक और चैनल है लर्न एंड फन करके, 11th-12th का भी है, साइंस का, 11th-12th का कॉमर्स का, 9th-10th का साइंस का। जब वो चैनल खोले, कई लोगों ने बोला कि ये सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाता है, ये सिर्फ हंसी मजाक करता है, पढ़ाना इसके बस की बात नहीं होगी, ये क्लास में टाइम ही वेस्ट करता होगा, बच्चों को डिस्टर्ब करता होगा, ऐसे लोगों के कमेंट भी आते हैं। लेकिन जब हमने लर्न एंड फन खोला, जहाँ पे हम प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, जहाँ सिर्फ वही बच्चा आएगा जो 9th-10th का है, क्योंकि उसका नाम ही है लर्न एंड फन 9th-10th, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, 1-1 घंटे की कंप्लीट वीडियो जाती है, फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पे हम लोग, कोई पैसा चार्ज नहीं करते। पेड कोर्स ऑनलाइन चलते हैं, वो अलग बात है। फिर वहाँ पे भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलने लगे कि आज तक कितने ईजी तरीके से किसी ने समझाया नहीं, तो और वहाँ पे इतना प्यार मिला। अभी हाल ही में वहाँ पे 600K सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए, हमारे 11-12th के चैनल्स पे 100K सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी पूरे हो गए, तो वहाँ पे भी इतना प्यार मिल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बच्चों को अच्छा लगता है, और अच्छा लग रहा है तभी तो बाकी टीचर्स भी कॉपी कर रहे हैं बहुत। अभी आप ही ने एक बहुत फेमस यूट्यूबर का इंटरव्यू लिया था, मैंने देखा, तो मैं एक इवेंट पे गया हुआ था, वो मुझे वहाँ मिले थे, नहीं नाम छोड़ देते हैं तो वहाँ मुझे हाँ नहीं, खान सर, तो मैं खान सर से मैं मिलना चाह रहा हूँ। अभी हमारा कोई कॉमन फ्रेंड है, वो शायद मैं भी जयपुर जाऊँगा अगले हफ्ते, तो शायद मैं मिल पाऊँ उनसे, लेकिन कोई और हैं। तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, वो लोग हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, वो भी चाह रहे हैं कि ऐसा पढ़ाएं, तो बड़ा अच्छा लगता है ये देख के। अब बच्चा छोड़ के अगर कोई बड़ा भी इसको फॉलो कर रहा है, तो हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे होंगे ना, एक सही ट्राई। तो ये कि ना मैं 9th की हूँ, ना मैं 10th की, ना 11th की, ना 12th की, तभी मैं आपके सारे वीडियोस तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैक्सिमम वीडियोस मैंने देखे हैं जो मुझे लगता है अरे यार ये तो गजब, मतलब ऐसे हमें नहीं पढ़ाया गया। तो एक दिल में वो है कि काश हमें भी वैसे टीचर मिले होते, तो शायद 10th के बाद मुझे छोड़ना नहीं पड़ता, मैं उसको आगे भी पढ़ती साइंस। मतलब यही कहना है कि नंबर ही सब कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ नंबरों के पीछे अगर हम भागेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। मतलब अगर आप जैसे कि अगर आप कभी जिम जाओ और आप सिर्फ इस मोटिव पे जा रहे हो ना कि यार मेरे को 70 किलो से 60 किलो पे जाना है, फिर आप 60 किलो पे जाने के बाद ना शायद छोड़ दोगे, फिर आपको लगेगा मेरा गोल पूरा हो गया। लेकिन अगर आपको जिम जाने में मज़ा आ रहा है ना, आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा आ रहा है, आप रोज़ रोज़ के जब वजन उठा रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आप वो जीवन भर जाओगे। पढ़ाई भी ऐसी ही होती है, अगर आप सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ रहे हो तो आप लंबे समय तक पढ़ नहीं पाओगे। आपका गोल क्या होगा, अच्छा एग्ज़ाम आ गया, ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन अगर आप चीज़ों को एंजॉय करके पढ़ोगे, अभी बच्चे आएंगे हमारे 9th के, आप उनसे पूछिएगा, हमारे यहाँ पे छुट्टी करने का रेट बहुत कम है। मतलब जब बच्चा छुट्टी करता भी है तो शायद इसलिए कर रहा है कि उसे किसी फंक्शन में जाना पड़ गया या उसकी तबीयत ख़राब है, और फिर भी वो घर पे लड़ाइयाँ कर रहा है कि मुझे जाना है। और हमारे आप अगर कल आते हैं यहाँ पे तो आप देखते कि क्या माहौल था यहाँ का। तो बच्चों के साथ हमारा रिलेशन बहुत अलग है, मतलब हम उनसे सारी बातें शेयर करते हैं। हम लोग कभी भी एज अ टीचर और स्टूडेंट वाला बॉन्ड रखते नहीं है कि वो हमसे डरे, अपनी सारी बातें शेयर करता है, अच्छा लगता है उसे यहाँ आके पढ़ना, शायद इसीलिए प्यार करते हैं बच्चे इतना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है कि बच्चों को ऐसे बताना है, ऐसे पढ़ाना है, आप तो ऐसे पढ़ेंगे? हाँ, ये बात बहुत अच्छी है। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अगेन वॉल्टर लुईस सर जी की देखता हूँ, बस ये बहुत बड़े स्केल पे करते हैं चीज़ों को। मैं घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके करता हूँ। जैसे कि इन्होंने वही कंसेप्ट टेंशन का एक बहुत बड़े ऑपरेटर से, एक बॉलिंग बॉल से इन सब समझाया, हम लोग उसको बहुत
नॉर्मल करता है, ताकि बच्चा घर पे भी कर सके। उसको बड़े स्केल पे भी किया जा सकता है, उसके लिए पैसा भी लगता है, लेकिन फिर बच्चा रिलेट नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक है, सर ने तो कर दिया, अब मैं कैसे करूँ इसे घर पे। तो हम लोग जब करते हैं उसे, अभी जैसे कि आपके सामने वो पड़ा हुआ है, सर एक बार दिखाना वो, ये एक ट्रांसफार्मर है, ये माइक्रोवेव से निकाला जाता है। अब मेरे घर में माइक्रोवेव ओवन एक ख़राब हो गया था, तो मेरी मदर उसको कबाड़ी वाले को बेचने वाली थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि नहीं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें कमाल सामान की निकल जाएंगी, तो ये मैंने उसमें से ट्रांसफार्मर निकाला। अब इस ट्रांसफार्मर पे हम लोग बच्चों को दिखाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है। हम लोगों ने भी हाल ही में वीडियो डाली है किसके ऊपर, साइंस एंड फन पे, कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई जाती है इससे। सेकेंडली, इसी से वेल्डिंग की मशीनें कैसे बनती हैं, इसी से हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब एक चीज़ से हम लोग क्लास में 4 एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं। और ये चीज़ आप सबके घर में भी है, मेरे भी है, सबके घर। बच्चा ऐसे ट्राई करे, पता चले माइक्रोवेव ही खोल दिया, फिर अगले दिन गार्जियन आ गए, क्या नहीं कह रहे, ऐसा मत पढ़ाएगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है अगर के बच्चा ख़राब माइक्रोवेव खोलता है, सही वाला खोल देगा तो वहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन ख़राब माइक्रोवेव खोलता है तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सीखेगा। और ऐसा कुछ कि आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, बच्चे घर पे ग्लास तोड़ रहे हैं शीशे का। एक बार हाइड्रोजन बॉम्ब के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, पेरेंट्स नहीं आए थे, बच्चा खुद ही आया। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैंने एक बॉटल ली प्लास्टिक की, उसमें मैंने NaOH लिया और एल्यूमिनियम डाला। वो मैंने क्लास में नहीं करके दिखाया था क्योंकि वो बहुत डेंजरस था। वो मैंने बाहर करके उसकी वीडियो चलाई, ये 4 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा बच्चों देखो, ऐसे ऐसे करके हम हाइड्रोजन बॉम्ब बना सकते हैं। तो सब बच्चों ने देखा, अरे वाह ये वाह। अब मुझे क्या पता था कि घर पे कोई ट्राई कर लेगा, तो एक बच्चे ने छोटी सी बॉटल के अंदर अपनी बालकनी में ही ट्राई कर लिया, अपने घर की बालकनी में। ऑल्दो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना उससे आवाज़ आती है, तो बिल्डिंग वाले इकट्ठे हो गए ये वो। तो अगले दिन उसके पेरेंट्स का कोई कॉल नहीं आया, लेकिन वो बच्चा मुझे आके बोलता कि सर ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर मैंने क्लास में बोला कि नहीं यार, हर चीज़ घर पर ट्राई नहीं करनी होती है। तो अब से मैं जो भी चीज़ खतरनाक होती है पहले बोल देता हूँ कि नहीं ये कोई घर पर ट्राई नहीं करेगा, लेकिन दिखानी बहुत ज़रूरी है बच्चों को, ताकि वो कंसेप्ट को समझ सकें। तो मैं जब वो ग्लास वाला वीडियो देख रही थी, तब मेरे जहन में ये बात आई थी कि ना जाने कितने बच्चे ऐसे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में घर का ग्लास तोड़ रहे हैं। मैंने खुद तोड़े। ग्लास से भी किया जा सकता है। हाँ, किसके? स्टील के ग्लास से भी किया जा सकता है। मैं वहाँ पर, लेकिन आप समझो ना, अगर मैं स्टील के ग्लास से करूँगा तो रोमांच कहाँ रहेगा? फिर तो बच्चे को पता है अरे यार ये गिर भी गया तो टूटेगा नहीं ना। तो वो अब मौत के कुएं में मैं अगर बाइक पे किसी डमी को बैठा दूंगा तो फिर मौत का कुआं देखने कौन आएगा? लेकिन अगर मैं कांच के ग्लास से कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक बच्चे के ना मन में रोमांच है कि यार ये गिर गया तो टूट जाएगा। और ऐसा नहीं है, घर पे मैंने डाली थी स्टोरी, मैंने उसको जब ट्राई किया तो मैंने घर पे 2-3 ग्लास तोड़े, लेकिन वो तो पहले घर वाले भी परेशान होते थे, लेकिन अब ये चीज़ बताइए, मतलब एक्सपेरिमेंट के चक्कर में घर का कितना नुकसान किया है, सामानों का? बहुत, मतलब ज़्यादा नुकसान तो नहीं किया, लेकिन घर वालों को परेशान बहुत किया है। ये जो मेरे पीछे सर खड़े हैं, इनकी मैं अगर आपको वो रोज ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप। हाँ, मैं बताता हूँ क्या। अभी जो हमारी एकेडमी यहाँ पे हर एक टीचर हर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंद आपको ना मेरा ही मिलेगा यहाँ। इसको गंद क्यों, गंद तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जब कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो कभी एक बार क्लास में पूरा पानी पानी हो जाता है। अब पानी गिर गया, कभी ऐसा होता है कि अभी मैंने हाल ही में क्लास में फुलझड़ी जला दी थी, तो उसकी चिंगारियाँ दीवारों पर निशान छोड़ जाती हैं। ये सारे निशान किसी न किसी चीज़ के लगे हुए हैं यहाँ। तो पहले घर वाले और ये शांग सर बहुत परेशान होते थे कि ये क्या कर रहा है, इससे क्या मिलेगा, नॉर्मल पढ़ा दिया कर। लेकिन जब अब उसके रिज़ल्ट देख रहे हैं हम लोग तो बहुत खुश होते हैं। अब तो कहते हैं कि हम भी तेरी हेल्प कर देते हैं, ये कर देते, तो मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी ये जो सारा सामान है, ये मीटर ब्रिज पड़ा हुआ है पीछे, ये लाइटर, हालांकि मैं स्मोक नहीं करता, लेकिन सारे बच्चे लाइटर मेरे से ही मांगते हैं क्योंकि उनको पता है मेरे जेब में रहेगा, क्योंकि मैं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट आग से या कोई चीज़ से करता ही रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। वीडियो शूट के लिए नीचे स्केट बोर्ड पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हमने न्यूटन जी का 3rd लॉ समझाया था। आधा सामान बाहर है, आधा किसी और एकेडमी में, मतलब चीज़ें पड़ी रहती हैं यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इसके ऊपर बच्चे निकाल के घूमने लगे। अभी सर नहीं आए क्लास में। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये अब ये इससे बहुत आसान सा कंसेप्ट समझाते हैं हम लोग, बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है। कैसे करते हैं? कि मैं अगर आपको बोलूँ, लेट अस सपोज मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक आपको छलांग मारनी है, इधर से इधर तक आपको छलांग मारनी है, तो छलांग मारना कितना आसान है। लेकिन अगर यही छलांग हम इसके ऊपर खड़े होकर मार के दिखाओ तो मैं बच्चों से शर्त लगाता हूँ जो मेरे से आगे देखा है आपने जो मैं बच्चों ने कहा ये बेईमानी हो गई मेरे साथ, आप बिना इसके किए हैं और हमें। हाँ, तो इसके ऊपर छलांग मारना पॉसिबल ही नहीं है आगे, क्योंकि न्यूटन जी का अगेन 3rd लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसका मास बहुत कम है, ये पीछे निकल जाएगा, आपको आगे जाने ही नहीं देगा।
तो अब ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब इस तरीके से सीखता है बच्चा तो भूलता नहीं है, ऐसा है। मज़ा आता है। हाँ हाँ हाँ, बस। अच्छा, गार्जियन आगे ऐसा कमेंट करके जाते होंगे कि पहले बच्चे उतना अच्छा अंक नहीं लाते थे, उतने अच्छे नंबर्स नहीं लाते थे, अब बच्चे बहुत अच्छा नंबर ला रहे हैं, ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं? उससे आगे कभी पूछा? देखो, मैं यहाँ पे एक बात को करेक्ट करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट्स देखने के बाद भी बच्चा अच्छे नंबर ले आए। नहीं, लेकिन समझ आता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वो लिख भी सकता है उसको। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। इससे कंसेप्ट समझने में बच्चे को आसानी होती है और वो लंबे समय तक उस कंसेप्ट को याद रख सकता है। अब उस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। हम जो बोर्ड पे डेरिवेशंस करा रहे हैं वो तो आपको रट्टे कुछ हिस्सा ऐसा भी है साइंस का जहाँ पे या किसी भी पढ़ाई का जो आपको याद ही करोगे आप, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप फॉर्मूले याद करोगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन वो सब करने में मदद मिलती है आसानी से जब हम ये कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। आप सीबीएसई बोर्ड से थे? हाँ जी, हाँ जी। मैं यूपी बोर्ड से थी। मैं ये कह रही हूँ कि जो परिभाषा वगैरह होती है इसको हम रटते रहते हैं। मैंने देखा बच्चे ऐसे टहल के रटे जा रहे हैं और लास्ट टाइम में पेपर जब हम देने बैठते हैं इतना प्रेशर होता है, ऊपर का 2 लाइन याद है, पीछे का गायब। तो जब हम चीज़ें समझे होंगे तो उसको हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो कभी कभार बच्चा ऐसा भी करता है कि जब हम कोई, जैसे कि अभी मैंने आपको न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ बताया, तो कभी कभार बच्चा ना डेली लाइफ के एग्जांपल भूल ही जाता है, किताब में लिखे हुए एग्जांपल भूल जाता है। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि बच्चे जो क्लास में हमने करा है उसके एग्जांपल लिखाते हैं और टीचर भी कहता है हाँ यार ये एग्जांपल उन्होंने सही लिखा। ऐसा भी बहुत बार हुआ है। और इसके बाद एक फ़ायदा और होता है, अब हम बच्चों को एक चीज़ कराते हैं ना, तो जो होशियार बच्चा होता है तो वो उसको दूसरे लेवल पर करता है। जैसे कि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे मैंने ग्लास में पानी डाला, पानी इसलिए डाला ताकि इनर्शिया बढ़ जाए। तो बच्चा कहता है कि सर अगर पानी नहीं डालेंगे तो काम ये आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कई बच्चे तो पूछ लेते हैं, कई बच्चे पूछते नहीं, घर पे सीधा कर लेते हैं कि बिना पानी के करके देखता हूँ क्या होगा, ग्लास के ऊपर 2 ग्लास और रख के देखता हूँ क्या होगा, पानी की डेंसिटी बढ़ा के देखता हूँ क्या होगा, अंडे को ऐसे तोड़ना आसान नहीं है तो ऐसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, और उससे उसको और क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। अब साइंस यही तो है। वहाँ पे एक कोट भी लिखा हुआ है, नेवर स्टॉप वेंडरिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन। अपने आप से कभी क्वेश्चन पूछना बंद मत करो। अगर आपने अपने आप से सवाल पूछना बंद कर दिया तो फिर आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो, फिर तो आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको रट्टे मार के घर जा रहे हो। असली पढ़ाई क्या, अपने आप से सवाल पूछो, उसके जवाब ढूंढो। अच्छा, कितने बच्चे होते हैं एक बार अगर क्लास चल रही है तो इस क्लास में कितने बच्चे बैठ जाते हैं? इस बैच में हमारे 40-45 बच्चे बैठे हैं। बच्चे लगातार क्वेश्चन पूछने लगे कैसा लगता है? इरिटेट होते हैं कभी? अरे यार एक ही चीज़ तो हो गई, बताया तो अभी। हाँ, वैसे ऐसा होता नहीं है कि बच्चे पूछें। बच्चे पूछते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं 9, 10th, 11th, 12th। बहुत छोटे बच्चे जैसे कि 1st, 2nd, 3rd, 4th के नहीं पढ़ाते हम। तो क्या होता है, जब एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, वैसे हमने यहाँ पे एक रूल भी बना रखा है कि जब तक हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा, तब तक आप कोई सवाल नहीं पूछोगे। फिर आपको हर टॉपिक के बाद 5 मिनट 10 मिनट दिए जाएंगे, आपको जो सवाल पूछने पूछें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन पूछता है, लड़के या लड़कियाँ? लड़के पूछते हैं ज़्यादा। लड़कियाँ मुझे लगता है थोड़ा शर्मा जाती हैं शायद, पता नहीं क्यों, या शायद वो ज़्यादा होशियार हैं, उनको समझ में आ जाता है। लड़के लल्लू हैं शायद, पता नहीं। लेकिन क्लास टेस्ट वगैरह सब हाँ, होता रहता है। हाँ, हर हफ्ते। मार्क्स कौन ज़्यादा गेन करता है? अच्छा, ये सवाल मैं इसलिए बार पूछ रही हूँ क्योंकि ये बड़ा चलता रहता है, लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि लड़कियाँ ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो सर ही क्लियर करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर लड़के भी कभी टॉप मार रहे हैं, लड़कियाँ भी टॉप मार रही हैं, बल्कि शायद हमारे यहाँ तो ज़्यादा टॉपर लड़के ही रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों की लड़कों का साइड ले रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाहर अभी बोर्ड लगा होगा, मैं आपको बुकलेट दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पर टॉप मतलब बच्चे, लड़कियाँ भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब किसी एक को मैं नहीं चुन सकता क्योंकि सभी बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ, किसको आसानी से आ जाता है? नहीं, शायद दोनों को आ जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां ना थोड़ा सा कभी कभार ऐसा हो जाता है कि शर्मा जाती हैं, थोड़े कम डाउट पूछती हैं। कई लड़कियां हैं जो बहुत बोल्ड हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी सवाल आपके मन, हाँ उसी वक्त पूछो। अगर आपको ये लगता है कि अभी हम ये पूछेंगे तो बच्चे सोचेंगे इतना आसान इसको नहीं समझ आया, इस चक्कर में नहीं। और यही रीज़न है कि हमारे क्लास का माहौल ही ऐसा नहीं है। यही रीज़न है कि जब कोई बच्चा बकवास से बकवास डाउट भी पूछता है हमसे, तो हम उसको एक अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और इससे बच्चा कोई डाउट पूछने से डरता नहीं है। लेकिन जो बच्चा बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का, शाय है, वो बहुत शर्माता है, वो नहीं पूछ पाता, तो हम उसको बोलते हैं भाई क्लास के बाद पूछ लियो। तेरे को लग रहा है ऐसा कि नहीं मेरे को शर्म आ रही, तो क्लास के बाद पूछ ले। तो क्लास के बाद भी नहीं पूछा जा रहा, घर जाके व्हाट्सएप कर दियो। लेकिन डाउट को अपने मन में मत रखना। क्या जो तेरे मन में सवाल चल रहा है वो तेरे कल एग्जाम में ही आ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, डाउट पूछना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बदल गई हैं। पहले एक क्लास तक सीमित थे, अब सर आप क्लास तक सीमित नहीं है। अब आप पता नहीं किन किन घरों तक पहुंच रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। चीज़ें बदली हैं बहुत।
मतलब मुझे लगता है लगातार कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, सर हमारा भी डाउट क्लियर कर दीजिए, हम क्लास नहीं करते आपका। ऐसे इंस्टाग्राम पे काफ़ी आते हैं मैसेजेस कि हम आपके बैच के नहीं हैं, लेकिन ये डाउट है हमारा। अब मैं सारे डाउट तो नहीं सॉल्व कर पाता, जो देख लेता हूँ उनके मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बट कभी कभार बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो मैं सारे नहीं देख पाता हूँ। जो आपसे दूर हैं वर्चुअल रूप से, उनके लिए कुछ सोचा है आपने कि मतलब जो आप वर्चुअली तो मैंने बताया हमारा लर्न एंड फन बना हुआ है, वहाँ पे हम सारे लेक्चर्स को कंप्लीट फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस हमारे वर्चुअली पेड कोर्स चलते हैं। अगर हमारी सेक्टर 5 वाली ब्रांच आते हैं तो वहाँ पे बीच में कैमरा लगा होता है, हम लोग लाइव जाते हैं, जो हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं वही हम ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं। फिर तो वर्चुअली तो वो चल ही रहा है, प्लस हमारे लाइव सेशंस होते हैं जहाँ पे हम लोग डाउट लेते हैं बच्चों के, जाके बच्चा 1-to-1 भी डाउट पूछ सकता है। लेकिन जो बच्चा हमारे से जुड़ा नहीं हुआ है पेड कोर्सेज के थ्रू, लेकिन उसको कोई भी डाउट आता है, यूट्यूब पे तो मैं मैसेजेस देखता ही नहीं हूँ, मतलब मैं कमेंट बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि अब नहीं है थोड़ा सा, या कह लो कि वहाँ पे जब कोई 100 कमेंट में मुझे एक नेगेटिव दिख जाता है कभी कभार, तो कभी ऐसा लगता है कि यार फिर हम क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने वो मैसेजेस ज़्यादा देखना बंद कर दिए। कभी कभार मुझे मेरी वाइफ या उशांक सर या बाकी मेरे लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं मैसेजेस का कि कितने अच्छे मैसेज हैं, तो वो मैं पढ़ता हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम पे जब कोई डीएम आते हैं, कोई क्वेश्चन आते हैं, तो उनका आंसर हम ओरली दे देते हैं या बोल देते हैं कि यार ये वाली वीडियो देख ले, तेरे को हेल्प मिल जाएगी। सारे मैसेजेस तो नहीं पढ़ पाता हूँ, तो कहीं ये मैं बोल दूँ कि मैं सारे पढ़ता हूँ, यहाँ कमेंट आ जाए, सारे तो नहीं पढ़ पाते, पॉसिबल नहीं है शायद वो। अच्छा, डिजिटल दुनिया में टीचरों को ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है या पहले ज़्यादा सही था? मतलब जब सिर्फ कोचिंग क्लासेस थी तब ना यूट्यूब था, ना ऑनलाइन पढ़ाना होता था, कोविड नहीं आया होता तो शायद ऑनलाइन की तरफ कम स्विच हुए होते। और अब ऐसा मैंने भी फील किया है कि जैसे जब अब कोविड चला गया है तो फिर से बच्चे थोड़ा ऑफलाइन में वापस से एक्टिव हो गए हैं। तो हमारे K-12 मतलब कि फ्रॉम 1st to 12th तक की बात करें तो शायद ऑनलाइन का उतना फ्यूचर नहीं है, क्योंकि बच्चा ना छोटा होता है, उसको डाउट आते ही आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं टीचर से 1-to-1 जाके पढ़ूँ। तो इसीलिए ऑफलाइन अब, लेकिन अगर कोई बच्चा यूपीएससी का है या एनडीए की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ऑनलाइन अच्छा है, वो अपने समय के हिसाब से रात को 2 बजे भी पढ़ सकता है, 3 बजे भी पढ़ सकता है, और वो समझदार है, उसने अपनी जेब से पैसा दिया हुआ है तो वो खुद जाके पढ़ेगा। लेकिन 9th का बच्चा, जैसे अगर मेरा बच्चा बड़ा होता है तो मैं उसको ऑनलाइन कोचिंग में नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं ऐसा, मुझे पता है कि आजकल बच्चा ना अब स्क्रीन के सामने क्या कर रहा है मुझे पता भी नहीं है, गेम ही लगा के क्या पता गेम खेल रहा हो। लेकिन जब वो अपने घर से बाहर, देखो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि घर से बच्चा बाहर निकले, लोगों से मिले जुले, और ऑफलाइन में वो बहुत अच्छा होता है। बच्चा आता है, दोस्त बनाता है, मिलता है जुलता है, कोई डाउट पूछता है, सामने टीचर देख पा रहा है कि तू क्या लिख रहा है। ऑनलाइन में अगर आप 10 बच्चे पढ़ा रहे हो, 20 बच्चे पढ़ा रहे हो तो वो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में हज़ारों बच्चों के लेवल पे पहुंच जाओ, अब जैसे हम लोग अपने बिलीवर्स बैच में बहुत सारे बच्चे पढ़ा रहे हैं, मतलब मुझे तो गिनती भी नहीं पता है कितने, तो हम सबके डाउट थोड़ी ना ले पाते हैं ढंग से, या सबका होमवर्क तो चेक ही नहीं कर पाते हैं, या टेस्ट कैसे हो रहे हैं पता भी नहीं है। तो वो वाला ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाता है। सर मुझे लगता है ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक रिलेशन बनता है वो भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर है बच्चों के ग्रोथ के लिए। हाँ, और एक मतलब जैसे मैंने आपका वीडियो देखा था, हाँ, और कि बच्चों के साथ बॉन्डिंग ऑनलाइन में उतनी नहीं बन पाती है, या अगर बनती है तो ठीक है, बच्चा एक टीचर के कंसेप्ट को समझ रहा है, लेकिन टीचर को तो पता ही नहीं है कि बच्चों को कितना समझ में आया। हमारे यहाँ पे हमें पता होता है कि ये बच्चे को कितना आता है, इस बच्चे को कम आता है, इस बच्चे को ज़्यादा आता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा भाई, सर को गुस्सा आता है? हाँ आता है, बहुत कम, इन सर को बहुत ज़्यादा आता है। आप झूठ में उनको क्यों बदनाम कर? मैं बताता हूँ क्या, हमारे अकेडमी में ना जैसे घर में होता है कि एक सदस्य स्ट्रिक्ट होना चाहिए और एक सदस्य थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए, तो बच्चे सर से बहुत मोटिवेट होते हैं, मतलब हमारे कहते हैं हमारे बैकबोन है सर, मतलब हम जब भी डिमोटिवेट फील करते हैं तो सर जो है सर बच्चे को, हमें, हमारे फैमिली को मोटिवेट कर देते हैं। मतलब ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी भी अपने लाइफ में ये कभी डिमोटिवेट हुए ही नहीं, चाहे कितने भी आपने अगर जो स्टॉक देखा है आपको पता हो, हमारी लाइफ में बहुत सारे बैड सिचुएशंस भी आए, लेकिन जो कभी डिमोटिवेट नहीं हुए वो यही है। हमारी एकेडमी में भी ऐसा ही होता है, मतलब मेरी एक इमेज बनी हुई है कि सर हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा फ्रैंक हैं, सर की इमेज बनी हुई, अच्छा यार मेरे को आज डिमोटिवेट सा फील हो रहा है, मैं सर को फ़ोन कर दूंगा, मैं सर के पास चला जाऊंगा, तो सर की इमेज वो है। मतलब ये है घर के जो फादर होते हैं ना, हाँ, वो OSR एकेडमी के फादर यही हैं। मतलब आपको भारी तो नहीं लग रहा है इतने हिंदी के भारी वर्ड? हाँ, लग रहा है? मैं क्योंकि ये हिंदी छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया ना, ऑल तो बात तो हिंदी में ही करते हैं, लेकिन ऐसे वाले वर्ड थोड़ा सा कम ये। भारी हो जा रहा है। हाँ, आप CBSE बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं? CBSE।
सिर्फ। यूपी बोर्ड के बच्चों को नहीं झेल पाएंगे। नहीं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ते मुझे हैं। लगता है बच्चे ज़्यादा सवाल करते हैं यूपी बोर्ड वाले। यूपी बोर्ड के बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते हैं। यूपी बोर्ड के पढ़ते हैं, गुजरात बोर्ड के पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र ICSE के ऑनलाइन। तो सभी हिंदी। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो रोहिणी में, दिल्ली में CBSE है। 99.99% बच्चा CBSE का ही है, तो उसकी ज़्यादा आदत है। चैप्टर वाइज सारे लेक्चर पता है हमें, कौन सा चैप्टर कहाँ है, और कोई ज़्यादा बोर्ड पढ़ाया नहीं है कभी हमने। अच्छा सर, जैसे आपसे बच्चे डरते हैं तो सर की बात लेके आते हैं, अरे मुझे सर से कुछ पूछना था, लेकिन सर का चेहरा देख के सवाल ही भूल गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है जैसे टीचर्स डे था कल, तो बच्चों को क्लास में ना डेकोरेशन करनी थी। तो मेरी वाइफ जो यहाँ पे SST पढ़ाती है, वो उन्होंने बच्चों ने परिवारवाद चल रहा है क्या? तो नहीं, उनकी आज दूसरे ब्रांच में क्लास है, तो हम देख भी लेते हैं। तो वो उन बच्चों ने उनको फ़ोन किया कि हमें क्लास में डेकोरेशन करनी है, लेकिन हमें सर से डर लग रहा है कि सर कुछ कहेंगे तो नहीं। तो फिर मैम ने कहा नहीं आप कर लो। तो ऐसा है, मतलब क्वेश्चन पूछने में तो नहीं डरते हैं, लेकिन आप बाकी किसी काम में, जैसे कोई बच्चा डांस, ऑल्दो आप सर कल जो हमारे टीचर्स डे की वीडियो है सबसे ज़्यादा डांस सर ने ही किया है तो बस एक, लेकिन एक इमेज बनी हुई है कि हाँ ऐसा है, जो कि अच्छी बात है। किसी एक का डर होना चाहिए थोड़ा सा। तो एक बार कांटी आ गई होगी अगर आप करना चाहें तो। वो ऐसे ठोक रहे थे ना आप। हाँ, अच्छा, मैं अब करके उसको मुझे दिखाऊं? नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम यूपी बोर्ड वाले नहीं। अगर उसूलन मैं इसको नीचे से खींचता हूँ तो इस पे खिंचाव ज़्यादा है और इस पे खिंचाव कम लगेगा। मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो फोर्स इस पे ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इस पे पहले से ये खिंचाव है। लेकिन इसके दो केस होते हैं जो बच्चे को किताब में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाता। अब पहला केस क्या है, अगर मैं इस रस्सी को बहुत जल्दी से खींच दूँ कुछ ऐसे, तो ये वाली टूटेगी। लेकिन अगर मैं इसी रस्सी को बहुत आराम से खींचता हूँ तो ये ऊपर वाली टूटेगी। इसका रीज़न है क्योंकि जब मैंने बहुत तेज़ी से फोर्स लगाई तो हुआ क्या कि मैं अंदर आ गई। हाँ, जब मैंने बहुत तेज़ी से फोर्स लगाई तो हुआ क्या, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स इतनी तेज़ी से एक्ट किया उसने कि जो सबसे पहले आएगा वो उस पर अपना इम्पैक्ट पैदा करेगी। तो पहले जो रस्सी थी उसने उसको तोड़ दिया, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे फोर्स लगाई तो टेंशन को समय मिला ऊपर तक जाने का, जिस और ऊपर वाली रस्सी पे पहले से इसका वजन लग रहा था तो वो टूटा। जैसे कभी ऐसा हुआ हो कि आपके बटन से धागा निकल रहा होता है, अगर मैं उसको धीरे धीरे खींचता रहूँगा तो पूरा ही धागा निकल जाएगा, या कभी चुन्नी में से या कभी कपड़े में से धागा निकलता है, तो हमें इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हम उसको एकदम से खींच देते हैं। तो एकदम से खींचने पे क्या होता है, वहीं से टूट जाता है। हाँ, तो ये कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स है, इसको इम्पल्स बोलते हैं। अब हम उसका रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है ये इम्पल्स है। तो ये छोटी सी बात है, इससे बच्चा सीख जाता है कि अगर हम कम समय के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे तो इम्पल्स आ जाएगा, अदरवाइज सरफेस टेंशन आ जाएगा।